ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम मन में है विश्वास। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, परम शक्ति में हमारे विश्वास की ये डोर हमें जीने का सबसे मजबूत संबल देती है। और ये भरोसा जितना ज्यादा होगा, जिजीविषा उतनी ही मजबूत होगी। सारे जग के रखवाले ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, भारतीय जनमानस अपनी आस्थाओं पर यकीन रखता है, क्योंकि हर मुश्किल में उसकी यही आस्थाएं जीवन जीने को प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। और कोरोना के संकट के इस काल में लगे लॉकडाउन ने हमें ये तो अच्छी तरह समझा ही दिया है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। हमने ये समझा है कि धन दौलत से अर्जित संपन्नता और विकास की जो प्रचलित अवधारणा है वो कितनी बेमानी है। सादा जीवन उच्च विचार की जो भारतीय मान्यता है उसे एक बार फिर बल मिला है। स्वावलंबन और ग्रामोदय की आवश्यकता को अब महसूस किया जाने लगा है। हर हाथ को काम और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभी भी बहुत काम किया जाना है। श्रोता साथियों, ये सभी अवधारणाएं महात्मा गांधी की विचारधारा हैं। भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर यदि इस गांधीवादी विचारधारा को लागू किया जाए तो हम एक कल्याणकारी विश्व की स्थापना कर सकते हैं। ऐसी ही बातें प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गांधीवादी कार्यकर्ता श्री राजगोपाल पीवी यानी राजा जी ने हमसे साझा की। आइए जो बातचीत हमने उनसे की वो आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं राजगोपाल पीवी यानी राजा जी। राजा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार। आप गांधीवादी कार्यकर्ता हैं। बापू के साथ ये संबंध जो आपका है इतना लंबा, ये कैसे बना? बचपन से ही मेरा जो शिक्षण हुआ हम्म, वो गांधी विचार से प्रेरित संगठनों में हुई, जिसको नई तालीम एजुकेशन कहते हैं। हम्म, क्योंकि गांधी ने कहा कि नॉलेज समाज से प्राप्त करना है, किताब से नहीं। हम्म, नॉलेज दीवार के बीच में नहीं प्राप्त करना है, लोगों के बीच में प्राप्त करना है। वाह। और उन्होंने नई तालीम शिक्षा से ये कहा कि पढ़ाई जो है हम्म, वो जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, वो कोई कुछ साल का नहीं है हम्म, और वो समाज से प्राप्त करने का है। तो चूंकि मेरी एजुकेशन भी नई तालीम सिस्टम में हुई, हम्म, तो गांधी को नजदीक से समझने का, गांधी के सिद्धांतों को समझने का अवसर मिला। लेकिन जब गांधी जी के 100 वर्ष मना रहे थे हम लोग 69 में, हम्म, अभी तो 150 वर्ष मना रहे हैं, उस समय 1969 में हम लोग 100 वर्ष मना रहे थे। हम्म, तो पूरे देश में एक गांधी ट्रेन चलाया हम लोगों ने। तो ये गांधी ट्रेन क्या है कि मोहन महात्मा कैसे बनाए, वो कहानी है। मोहन के बचपन से लेके महात्मा बनने तक की कहानी। तो वो साल भर देश भर में चला, तो हजारों हजारों बच्चे आए उसको देखने के लिए। तो जब गांधी को दूसरों को आप समझा रहे हैं सवेरे से शाम तक, तो उसका तो असर अपने ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है। बिल्कुल। तो वो पूरा ही जीवन का एक संदर्भ ऐसे रहा। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा, तो एक माहौल था। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि एक माहौल था जिस कारण से गांधी को नजदीक से जानने का, पहचानने का अवसर मिला। फिर उसको प्रैक्टिकल बनाने का कोशिश किया, तो इसलिए फिर लोग कहते हैं कि गांधीवादी है।
कोई गांधीवाद नहीं है, लेकिन गांधी के विचार है, जी। उस विचार के अनुकूल चलने का एक कोशिश है। नई तालीम आपने अभी बताया, ये जी। एक बड़ा मूवमेंट है, शिक्षा में सुधार की बात करते हैं जी, और जी। आप इससे बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो ये नई तालीम आज के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से सुधार सकती है या कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो नए एजुकेशन सिस्टम में ये नई तालीम व्यवस्था बना सकती है? नई तालीम एजुकेशन से एक अहिंसक समाज की रचना होती है। हम्म, अब हर विषय को अगर आप अहिंसा के नजरिया से देखना सीखें, हम्म, विकास विकास एक विषय है। आजकल लोग डेवलपमेंटल स्टडीज में जाते हैं, एमए इन डेवलपमेंटल स्टडीज वगैरह कहते हैं कि विकास क्या है। विकास को अगर ठीक से समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि विकास के द्वारा सबके जीवन में सुख सुविधाएं पहुंच जाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये जल जंगल जमीन सब छीन के कुछ लोगों के हाथ में खूब पैसा बना के और शहर को खड़ा करके गांव को बर्बाद करके, ये जो प्रक्रिया है, ये कंप्लीटली वायलेंट प्रक्रिया है, ये हिंसा है। तो नई तालीम शिक्षा आपको ये बताते हैं कि विकास एक अहिंसक प्रक्रिया है, जिसमें गांव भी ठीक होता है, शहर भी ठीक होता है, समानता बनती है उससे। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था का अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था क्या है। अब अभी जो फिगर्स आ रहे हैं उसके अनुसार 1% लोग, दुनिया के लोग 58% संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। 17 परिवार के पास इतने संपत्ति है, दुनिया के करीब 60% संपत्ति उनके हाथ में है। अगर इकोनॉमी कुछ लोगों के हाथ में रहेगा, बाकी सब लोग गरीब रहेंगे। अब कोविड-19 के बाद जो देख रहा है, इस प्रकार हजारों लाखों लोग सड़क पर घूम रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो स्थिति हमने पैदा की है, हमने अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था नहीं सीखी, हमने सिर्फ अर्थव्यवस्था को लूट मार का एक कार्यक्रम मान लिया। वैसे ही गवर्नेंस है कि मैं कई मंत्रियों से और विद्वानों से कहता रहता हूँ, सरकार चलाने की एक अहिंसात्मक तरीका है। लोग जो वाजिब बातें कह के आते हैं, उनके सामने पुलिस को खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वाजिब बातों को संवाद से हल करने की जरूरत है। तो संवाद करने की कला हमने अपने ऑफिसर्स को, अपने बड़े लोगों को क्यों नहीं सिखाया? हमने डंडा चलाना ही क्यों सिखाया? तो नई तालीम शिक्षा पद्धति से आप गुजरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि विकास भी अहिंसक हो सकता है, इकोनॉमिक व्यवस्था भी अहिंसक हो सकता है, गवर्नेंस सिस्टम भी अहिंसक हो सकता है, पत्रकारिता भी अहिंसक हो सकता है। पत्रकारिता में भी जो वायलेंट न्यूज को इतना प्राथमिकता मिल जाता है, सिनेमा में आप देखते हैं कि वायलेंस को इतना प्राथमिकता है। तो वायलेंस को बढ़ावा मिला समाज में, ताकत के कारण सब कुछ चला सकते हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है। एक जमाना ऐसा था जब मनुष्य ताकत के आधार पर दूसरे देश में कब्जा करते थे वगैरह, लेकिन इस दुनिया में जहाँ बौद्धिक क्षमता के आधार पर चीजों को आगे ले जाना है, वो डंडे के बल पर और मसल पावर के बल पर नहीं हो सकता, वो तो संवाद के बल पर होना है। तो मुझे लगता है कि नई तालीम शिक्षा को त्यागने से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। वास्तव में शिक्षा एक बाजारी व्यवस्था बना के हमने छोड़ दिया, जिसमें लोग सोचते हैं कि परीक्षा पास होना ही मुख्य लक्ष्य है, नंबर लेना मुख्य लक्ष्य है। नंबर प्राप्त करने के लिए कोई भी क्राइम कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, चाकू दिखा सकते हैं। ये जो हालत में हमने लाके खड़ा किया, इसलिए कि हम शिक्षा को ज्ञान के साथ नहीं जोड़ा, शिक्षा को स्वावलंबन के साथ नहीं जोड़ा, शिक्षा को सिर्फ नौकरी के साथ जोड़ दिया। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एजुकेशन नहीं है। मूल्यों की बात जो आप कह रहे हैं कि मूल्य विहीन शिक्षा, मूल्य विहीन अर्थव्यवस्था, मूल्य विहीन राजनीति, ये सारी चीजें हमको आज जहाँ है वहां लाके खड़ा किया है। तो गांधी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि मनुष्य आज जहाँ है उसमें कई कदम आगे बढ़े, ऐसी समाज की व्यवस्था हो जिसमें समानता हो, स्वाभिमान से लोग जी सके वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि नई तालीम शिक्षा पद्धति को आज भी अगर हम स्वीकार कर सके तो समाज की पुनर्रचना हो सकती है। आज की शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ नौकरी का एक आडंबर होगा, नौकरी भी सबको दे नहीं सकता, क्योंकि कितना भी आप कोशिश करें 5% लोगों को ही नौकरी दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, सरकार सब मिलके 95% लोगों को स्वावलंबी जीना है। तो स्वावलंबन के सारे रास्ते हम बंद कर देंगे तो फिर लोग ऐसे सड़क पर घूमते दिखाई पड़ेंगे, लाखों लोग मजदूर बन के।
तो ये स्थिति बदलना हो तो नई तालीम की ओर वापस जाना है, गांधी की ओर वापस जाना है, ऐसी मेरी मान्यता है, मैं मानता हूँ। गांधी की ओर वापस जाने के लिए गांधी को पढ़ना होगा, गांधी को समझना होगा। बापू की जो आश्रम व्यवस्था थी और उसमें सभी लोग पूरी तरह से स्वावलंबन के आधार पर काम करते थे और मिनिमलिस्ट थे, यदि हम कहें तो अल्प चीजों में अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते थे। इस कोविड-19 महामारी ने भी हमें लगभग इसी तरह की चीजें समझाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि ये क्या समय है, हाई टाइम है ये कि हम इन सब चीजों की ओर वापस जाएं? बिल्कुल, ये हाई टाइम है, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। ये जो क्लाइमेट क्राइसिस दुनिया के सामने है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हमने सारे लक्ष्मण रेखाओं को पार कर लिया है, अब दुनिया को बर्बाद होना ही है। तो इस समय कोविड-19 एक प्रकार का वेकअप कॉल है, आप जागो। तो इसलिए ये दुनिया के विनाश के पहले कोविड आने से इतना फायदा हुआ कि लोगों को जगाया इसने, ये महसूस कराया, देखिए इस अर्थव्यवस्था टिकाऊ नहीं है। ये अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही होगा कि आप सारे नदी को बर्बाद करेंगे, नाले को बर्बाद करेंगे, पहाड़ को बर्बाद करेंगे, कुछ लोगों के जेब में पैसा आएगा, लेकिन दुनिया बचेगा नहीं, आप सबको बर्बाद करेंगे। तो ये बर्बादी को रोको, क्योंकि वायुमंडल को बर्बाद करके, सारे भोजन को विषैला बना के, सारे पीने के पानी को बर्बाद करके आप कौन से ऐसे दुनिया खड़ा कर रहे हो? तो बापू ने बहुत पहले ही ये बात को कहा। बापू की 3-4 बात भी अगर सीख सके, बापू कह रहे हैं कि जब कभी आप कोई भी काम करें तो अंतिम व्यक्ति को नजर में रखे करो। आपके सारे समझ, आपके सारे बुद्धि शक्ति, आपके सारे टेक्निकल पावर, ये इसमें इस्तेमाल करो कि अंतिम व्यक्ति को कैसे आप न्याय और भोजन पहुंचा सकते हैं। अभी तो हमने दूसरे रास्ते पर चला गया, हमने तो 1 सेकंड में कैसे दुनिया को विनाश कर सकते उसमें इतना खर्च कर लिया। बिल्कुल। चंद्रमा पर उतर के वहां से एक मिट्टी लाने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। हमने गलत जगहों पर बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत ताकत लगा दिया, लेकिन दुनिया से गरीबी और विषमता मिटाने जैसी छोटी सी बात के लिए हमें किसी ने अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो सारे साइंटिफिक ताकत इसी काम में लग जाना चाहिए था, नहीं लगा। तो इसलिए बापू ने एक ही बात कहा, साइंटिस्ट के लिए कहा, प्लैनेट्स के लिए कहा कि देखो तुम्हारा एक महत्वपूर्ण काम है कि अंतिम व्यक्ति को नजर में रख के काम करो। दूसरा उन्होंने उसके साथ जोड़ के कहा कि दुनिया के पास सबकी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लालच पूरा करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो लालच में अगर दुनिया चलेगा जिस प्रकार चल रहा है तो आवश्यकताएं तो कभी पूरी होगी नहीं। और उन्हें भी कहा कि बड़े फैक्ट्रियों में उत्पादन करना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है हर व्यक्ति के हाथ को काम देना। से व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस कहा। हर व्यक्ति को हाथ को काम होगा, स्वाभिमान तरीके से वो जी सकेंगे। अब हमने क्या किया, सबके हाथ का काम बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, और कुछ मिलें बसा दिया और कुछ शहरें बसा दिया, और न गांव को रहने दिया न शहर को रहने दिया। शहर भी रहने लायक नहीं है, गांव भी रहने लायक नहीं है। बापू ने ये भी कहा कि जो हाथ से बन सकता है वो हाथ से बनाओ, जो गांव में बना सकता है जो गांव में बनाओ, जो कुटीर उद्योग में बना सकते हो कुटीर उद्योग में बनाओ, जो हाथ से नहीं बन सकता, गांव में नहीं बन सकता, कुटीर में नहीं बन सकता, उसको बड़े उद्योग में बनाओ। उन्हें बड़े उद्योग का विरोध नहीं किया, ठीक है। उन्हें कहा कि उसका एक कैटेगरी तय करो, कौन सी चीज कहाँ बनेगा। कपड़ा और साबुन बड़े मिल में बनने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये रॉन्ग डायरेक्शन लेने से, ये भ्रम पैदा होने से कि बहुत पैदा करेंगे, बाजार को भर देंगे सामानों से, लेकिन लोगों के जेब में पैसा नहीं है तो कौन खरीदेगा इसको। फिर आप विदेशी बाजार के चक्कर में चले जाते हैं उसमें बेचने के लिए। तो आप एक बड़े जाल में फंसते जा रहे हैं। अचानक कोविड आता है तो लगता है विदेश बाजार हमको काम नहीं आने वाला है, काम आएगा अपने गांव। अब सब गांव की ओर भाग रहे हैं, लेकिन गांव में कुछ भी नहीं है। गांव के जल जंगल जमीन सब ने हमने छीन लिया है। गांव के लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स खत्म कर दिया है। सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, आर्थिक व्यवस्था का केंद्रीकरण हो गया, तो गांव वाले करेंगे क्या। तो इसलिए बापू से हमने बहुत दूर चला गया, बापू को छोड़ के। ये समय है, कोविड अगर आपको कुछ चीज अगर याद दिला रहे हो तो यही दिला रहे हैं कि ये जो व्यवस्था टिकाऊ नहीं है, इसमें मनुष्य भी बर्बाद होंगे, मनुष्य को टिकने के लिए जो धरती दिया वो भी बर्बाद होंगे। तो इसलिए रास्ता छोड़ो, दूसरे रास्ते पर चलो। तो इसलिए चैलेंजिंग टाइम है ये। अगर हमने इतना सब सीखने के बावजूद भी उसी रास्ते पर चला गया
एयरपोर्ट बनाने में और हवाई जहाज को चलाने में और तेज गाड़ी चलाने में और मार्केट बनाने में चला गया, तो ये मान लेना कि इतने बड़े सबक के बाद भी हमको कुछ समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया, सीखने को नहीं। हमें कुछ नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला। इसलिए बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम इस समय सीखें। और देखो, गलतियों को स्वीकारने में क्या दिक्कत। गांधी भी कहते थे कि मैं तो हिमालयन ब्लंडर किया हूँ, ऐसा बोलते थे वो। अगर महात्मा ये कह सकता है तो हम तो छोटे प्राणी लोग हैं, तो हमको भी ये समझना चाहिए कि गलतियां हुई है। हम बहुत अनावश्यक एक ऐसे सभ्यता के पीछे भागते रहे, लेकिन अभी समय आ गया है कि समझने का, भारत जैसे एक देश को। तो इसलिए गांधी ने कहा 7 लाख स्वावलंबी गांव जब इकट्ठे होंगे उसका नाम भारत देश होगा। बिल्कुल। तो गांव को स्वतंत्र करो। धरातल पर जो आपका जो मकान के नीचे का जो पत्थर ताकतवर नहीं है, तो कभी भी गिर सकता है। तो ये एक छोटी सी बात है, उसको समझने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें गांधी ऐसी करते थे जो भाव के स्तर पर छूती थी। गांधी के आश्रमों में होने वाली जो प्रार्थना सभा थी, वो बहुत कुछ इस स्तर पर काम किया करती थी। उस प्रार्थना सभा में से कोई भजन आपको अगर सुनना हो तो बताइए, कौन सा गीत, कौन सा भजन आपको बहुत प्रिय है उनके भजनों में से? महात्मा गांधी के भजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर भजन वैष्णव जन तो ही है। वैष्णव जन वो है जो पीड़ पराई जाने रहे, दूसरों का दुख है उसको पहचान सके, उसको महसूस कर सके। तो बापू उस भजन के माध्यम से लोगों के दिल को छूते थे। एक प्रार्थना को भी इतना बड़ा जो आंदोलन का भाग बना सकते हैं, उन्होंने हमने हमको सिखाया। ये वैष्णव जन हम प्रोग्राम में लोगों को सुनवा रहे हैं और फिर बातचीत आगे करेंगे। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे के निहीरे, वाजगा छमन निश्चल राखे, धन धन जननी ते निरे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्ती जेने मातरे जीवा थकी, असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम सुताली लागी, राम नाम सुताली लागी, सकल तीरथ ते न तन मरे, वर्ण लोभी ने कपट रहित से काम क्रोध निवाया रे। ये जो भजन है, ये हमें भाव के स्तर पर बहुत हील करते हैं, हीलिंग पावर इनमें है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसमें डकैतों का आत्मसमर्पण हुआ और उस समय आपने उसमें जयप्रकाश नारायण और सुब्बाराव जी के साथ बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो भी एक दौर था। उसके कुछ अनुभव हमारे श्रोता दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि जमीन यही थी, भिंड, मुरैना और इटावा का क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या थी डकैतों की, इससे बाहर कैसे निकले? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस रहा है, वो पूरा ही चंबल घाटी का अनुभव। क्योंकि लोग ये कहते थे चंबल घाटी तो सुधर नहीं सकता, उसको छोड़ देते थे। मुझे याद है कि जब मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन उतरा 5 बजे शाम को एक ट्रेन से आके, मैंने कहा मुझे जोरा जाना है, तो लोगों ने कहा अभी जाओगे जोरा 5 बजे, अब तो कल जाना। तो लोगों को लगता 5 बजे के बाद आप जोरा कैसे जा सकते हो। वो जमाना है, 1970 की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन हमने एक बात जो समझा वहां आने के बाद कि आप सीधे समस्याओं को टच करने के बदले पेरिफेरी में काम कर सकते हैं। ये नॉन वायलेंस के काम में एक बड़ा सीख है। आप सीधे जाकर हम वायलेंस को खत्म करेंगे कहेंगे तो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।
लेकिन पेरिफेरी में काम करो तो उसका मतलब क्या था कि हम लोग नौजवानों के साथ काम शुरू किया वहाँ चंबल घाटी में। और वहाँ की आवश्यकता उस समय क्या था, गांव गांव में सड़क की जरूरत थी, क्योंकि बारिश के समय लोग अपने गांव से सड़क तक जाने के लिए बहुत तकलीफ उठाते थे, खास करके महिलाएं। तो जिस गांव में जाओ वो कहो कि देखिए हमारे गांव को सड़क से जोड़ दीजिए, तो हमने कहा युवा शक्ति को रचनात्मक काम में लगाया जाए। तो गांव गांव में गाना गाते हुए युवा लोग इकट्ठे होकर मिट्टी डालना शुरू किया, पूरे इलाके का युवा शक्ति इकट्ठा हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो नौजवान डाकू बन सकते थे वो रचनात्मक काम में लग गए, सर्वधर्म प्रार्थना करने लगे, शांति के सिपाही चले गाना गाने लगे, नौजवान आओ रे गाओ रे गाने लगे। तो उनके पूरे कल्चर में परिवर्तन हो गया। तो एक तो क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट ग्राउंड वीक हो जाता है कि नए लोग आते नहीं आपके पास। दूसरा एक बड़ी बात है कि युवाओं के अंदर ये भावना पैदा कर लिया कि जो भी प्रॉब्लम है उसको डायलॉग से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि गांव गांव में सड़क बनाते समय भी झगड़ा होता था। तो हम लोग बैठ के बात करते थे और ये सिखाते थे कि कैसे बातचीत से समस्याओं को हल किया जाता है। सभ्य दुनिया में डंडा और बंदूक की जरूरत नहीं है, बातचीत से ठीक किया जा सकता है। तो धीरे धीरे एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन ये तो ग्राउंड की बात, इस इतने मात्र से तो आत्मसमर्पण नहीं होता। इसलिए ऊपर हमारे जयप्रकाश जी जैसे, सुब्बराव जी जैसे लोग काम कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों तरफ से होना है, नीचे भी होना ऊपर भी होना है। तो माधव सिंह जाकर विनोबा जी से मिला, विनोबा जी ने उनको जयप्रकाश जी के पास भेजा, फिर जयप्रकाश जी मुश्किल से तैयार हो गए, जयप्रकाश जी का संवाद चला इंदिरा जी वगैरह से। तो कुल मिला के समर्पण का ये एक प्रक्रिया ऊपर चला, जहां सरकार को तैयार किया। देखो ये समस्या का हल बंदूक नहीं है, क्योंकि आप इतने करोड़ों करोड़ों हर साल खर्च कर रहे हैं, लेकिन उतने ही नए डाकू पैदा हो रहे हैं, क्या फायदा? क्यों इतना बर्बादी कर, इतने पुलिस रिक्रूटमेंट, इतना थाना बना रहे हैं। तो पहले लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। अप्रैल 14 तारीख को जब आश्रम में जब समर्पण हुआ, तब लोगों ने कहा ये हो सकता है, हिंसा से अहिंसा की ओर जा सकते हैं। उसके बाद भी बड़ी कहानी है, जब ये लोग बंदूक छोड़ के जेल गए तो हमें ये डर था कि जो उनके तथाकथित दुश्मन गांव में हैं, वो इनके परिवार को तंग कर सकते हैं। जी। तो तथाकथित दुश्मन जेल में जाकर इनसे मिलना और आपस में गले लगना, आंसू बहाना, रिकंसिलिएशन का एक बहुत बड़ा प्रोसेस चला। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि आप सबसे ज्यादा हिंसा के क्षेत्र में भी अहिंसा का सशक्त प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका एक बड़ा उदाहरण चंबल घाटी है। अभी अभी हम लोग इसी प्रयोग को केरल के एक जिले में कन्नूर में कर रहे हैं। वहाँ पार्टी के नाम से मारकाट होता था, लेकिन 3 साल के काम के बाद एकदम शांति आ गई है। वही प्रयोग हम नक्सल एरिया में कोशिश कर रहे हैं, वही प्रयोग हम उल्फा के क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है हिंसा समाप्त नहीं हो सकता ये करके चुपचाप बैठने के बदले हिंसा को ठीक किया जा सकता है, ये मानना और वहाँ उतर के युवाओं के बीच में काम करना वगैरह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा है इस चर्चा का कि वास्तव में दिखाई पड़ने वाले हिंसा, बंदूक की हिंसा, डाकुओं की हिंसा तो समाप्त हो गई चंबल घाटी में, लेकिन जिसको अप्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं हम, आदिवासियों का जमीन से बड़े लोगों ने छीन लिया, सारा खदान बड़ा लोगों ने अपने हाथ में कर लिया। इस हिंसा को समाप्त किए बिना वो जो प्रत्यक्ष हिंसा हमेशा के लिए समाप्त नहीं होगा। रोष खत्म नहीं किया जा सकता, वो गुस्सा खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हम जो चाहते हैं कि गुस्से को क्रिएटिव काम में कन्वर्ट किया जाए, और वो तभी संभव होगा कि प्रत्यक्ष हिंसा अप्रत्यक्ष हिंसा दोनों खत्म हो जाए, ताकि युवाओं के अंदर जो ताकत है वो देश निर्माण में हम डायरेक्ट कर सके। तो चंबल घाटी आज भी हम लोग अपना प्रयोग क्षेत्र मानते हैं। वहाँ के युवाओं के अंदर बहुत जोश है, बहुत ताकत है, और हम चाहते हैं कि जोरा में एक शांति का प्रशिक्षण केंद्र बने, और दुनिया भर के लोग आते हैं देखने के लिए कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, कोलंबिया के लोगों को, मेक्सिको के लोगों को, आर्मेनिया के लोगों को, सबको सीखना है। तो सीखने का एक ग्राउंड एक समय तो पूरे भारत था। जब अहिंसात्मक ढंग से हमने आजादी प्राप्त कर ली तो लोग आते थे यहाँ सीखने के लिए, मार्टिन लूथर किंग आते थे और कई लोग आते थे। अभी चंबल घाटी में लोग आते हैं कि हिंसा के बीच में घुस के आप अहिंसा का प्रयोग कैसे करते हो। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को इस पर
अभिमान महसूस करना चाहिए। हमारा पूरा इलाका एक प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है, इसलिए वहाँ के हर प्रकार की हिंसा को, पारिवारिक की हिंसा हो, समाज की हिंसा हो, राजनीतिक हिंसा हो, आर्थिक हिंसा हो, सबको समाप्त करने के लिए एक प्रयोगात्मक काम वहाँ होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलते चलते हम कुछ जानना चाहते हैं कि ये जो गांधी का विचार है, नई पीढ़ी में ये स्थानांतरित कैसे हो, इस पे क्या काम करना है? एक तो हमें युवाओं के साथ निरंतर संवाद करना चाहिए, क्योंकि अभी जिस दुनिया में वो जी रहे हैं वो गांधी की दुनिया नहीं है या हमारी दुनिया नहीं। जिस समय हम लोग बचपन में थे उस समय इतना बाजार भरा हुआ नहीं था, इतने टीवी और इतने मोबाइल फोन्स नहीं था, नहीं? परिवेश अलग है, परिवेश अलग था। तो वो परिवेश आज नहीं है। आज ये चकाचौंध की परिवेश है, भाग दौड़ का परिवेश है और इंफॉर्मेशन का दुनिया है, तो उनके पास चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। एक तो उनको जीवित कुछ लोगों को देखने की इच्छा है कि वास्तव में ये सिद्धांत सही है, तो उसके अनुकूल चलने वाले लोग भी होगा ना, कुछ लोग तो कर रहा होगा ना। तो एक तो वो ये कहानी नहीं सुनना चाहता, वो जीवित देखना चाहता। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम हमारे जीवन शैली, हमारे सारे आश्रमों की जीवन शैली, हमारे कार्य शैली इसमें ये लाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज भी सादगी का रेस्पेक्ट है, आज भी ईमानदारी का रेस्पेक्ट है। कर नहीं पा रहे अलग बात है, लेकिन डीप दिल में अच्छे इंसान का रेस्पेक्ट है, अच्छे लोगों के प्रति सम्मान है, यकीनन। तो इसलिए इसको दिखाना, फिर निरंतर संवाद करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हिंसा को बढ़ावा देने वाले सारे जो प्रक्रिया है, क्योंकि हिंसा बेचने वाले दुनिया में बहुत है, क्योंकि वार इंडस्ट्री जो है या जिसको आप आर्म्स इंडस्ट्री कहते हैं, आर्म्स इंडस्ट्री बहुत रिसर्च कर रहे हैं, नए नए वेपन्स बना रहे हैं, केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, और आर्म्स इंडस्ट्री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं नए नए चीजों को बनाने के लिए, उसके लिए पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। जब हिंसा के लिए इतना सारा प्रयोग हो रहा है, इतना इन्वेस्ट हो रहा है, अहिंसा के लिए कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारे पास डिफेंस के लिए मिनिस्टर है, पुलिस के लिए मिनिस्टर है, शांति के लिए एक चपरासी भी नहीं है जी। शांति कैसे होगा? तो मैं कहता हूँ कि युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए हमको भी काम करना है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से भी, सरकार की ओर से भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी प्रयास होना चाहिए, दिखाना कि अहिंसक व्यवस्था सही व्यवस्था है, अहिंसा की ओर जाना सबसे ज्यादा अच्छी यात्रा है, तो उसको भी करके दिखाना। नहीं तो नौजवानों के अंदर उत्साह आएगा कि अच्छा, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़ा है, जिसके पास डंडा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस गलत रास्ते को प्रैक्टिस न करें और उनको ऐसे एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं, ताकि उनके अंदर उत्साह पैदा हो ये करने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए। बड़े होने की नई परिभाषा गढ़नी है हमें, बड़ी होने की नई परिभाषा गढ़नी है। और मैं युवाओं से कहता रहता हूँ कि बिटवीन वायलेंस एंड साइलेंस देयर इज ए पाथ कॉल्ड नॉन वायलेंस, एक्टिव नॉन वायलेंस। चुप भी मत रहो, बंदूक भी मत उठाओ, बीच का रास्ता है, अहिंसात्मक रास्ता, उस पर चलो। और ये भी कहता रहता हूँ कि आपको अपने पूरे सोच में ये समझने की जरूरत है कि ये जो ज्ञान है सिर्फ एक नौकरी प्राप्त करने का कार्यक्रम नहीं है। इफ यू आर नॉट इनडिफरेंट, कि आप अगर ये जो सोचे कि मुझे क्या करना है, मुझे तो अपनी नौकरी से मतलब है, इफ यू आर नॉट डिफरेंट, वर्ल्ड विल बी डिफरेंट। आप अगर थोड़ा सा इंडिफरेंस को छोड़ दें, कहें कि आप मुझे करना है, मुझे ही समाज को बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे सोचेंगे तो द वर्ल्ड कैन बी डिफरेंट। ऐसा मैं कहता रहता हूँ। राजा जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम घंटों आपसे बात करते रहे। अच्छा लगा सुनिए, लेकिन समय की सीमा है। तो आपने इतनी अच्छी तरह से इन छोटी छोटी सी बातों को, वैल्यू बेस्ड बातों को हमें समझाया है, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। और हम अपने श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। नमस्कार जी। आप थे प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय गांधीवादी कार्यकर्ता श्री राजगोपाल पीवी, यानी राजा जी। श्रोता साथियों, जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव आपको सुख के रास्ते पर ले जाएगा, यही है इस पूरी बात का सार। तो खुश रहिए, विचारवान रहिए, यथासंभव घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
सबको सन्मति दे भगवान। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन में है विश्वास।